बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। पता नहीं कब तक आपने देखना है, जब तक अल्लाह ताला को मंजूर होगा तब तक आप देखेंगे। हुकूमत तो कोशिश कर रही है कि यूट्यूब चैनल्स बंद करवा दिए जाएँ और जो उनकी इख्तलाफी आवाज़ें हैं वो आप ना सुन पाएँ। लेकिन चलें, अभी तक की जो सूरत हाल मैं आपके सामने रखता हूँ, फैक्ट्स हैं और इमरान खान साहब का एक स्टेटमेंट है और कुछ और ख़बरें हैं। सबसे पहले इमरान खान साहब का स्टेटमेंट, और इस मौके पे उनका स्टेटमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप ज़रा गौर कीजिएगा कि इस वक्त जेल में बैठा हुआ कैदी नंबर 804 क्या कह रहा है। बात यह है कि जिस आदमी को तोड़ने के लिए पूरा सिस्टम एक्सपोज हो गया, जिसको तोड़ने के चक्कर में पूरे निज़ाम ने अपनी बेइज्जती करवा ली, वो आदमी आज भी किस तरह जेल में बैठा है और किस तरह की बात कर रहा है, ये सुनने के बाद जिन लोगों ने इमरान खान को सपोर्ट किया उन्हें मेरे ख्याल में फ़ख्र होगा इस बात पे कि यार हमने ऐसे आदमी को सपोर्ट किया जो डरा नहीं कम से कम। यानी मियाँ साहब को भी लोगों ने सपोर्ट किया था। एक टाइम पे हम भी मियाँ साहब से उम्मीद लगा के बैठे हुए थे, वो गलती हुई हमसे, और बहुत सारे हमारे दोस्त हैं उन्होंने भी मियाँ साहब से उम्मीदें लगाई थी। लेकिन जिसने मियाँ साहब से उम्मीद बांधी थी वो उम्मीद टूट गई और मियाँ साहब ने मायूसी फैलाई। इमरान खान ने वो नहीं किया। स्टेटमेंट सुने आप। वो कहते हैं कि जब एक कौम अपने हक के लिए खुद खड़ी हो जाती है फिर इसको कोई ताकत झुका नहीं सकती। मैं जेल में भी आज़ाद हूँ, मगर मेरी कौम बाहर एक ऐसी कैद में है जहाँ ना आज़ाद अदलिया है, ना आज़ाद जमहूरियत, ना ही आज़ाद मीडिया है। तमाम पाकिस्तानियों को अब अपनी हकीकी आज़ादी के लिए बाहर निकलना होगा। 2 साल से मैं सिर्फ पाकिस्तानी कौम की खातिर जेल में कैद हूँ ताकि आपको कोई गुलाम ना बना सके। अब वक्त आ चुका है कि आप खुद अपनी आज़ादी के लिए खड़े हों और इस जाबिर निज़ाम को शिकस्त दें। मुल्क की खातिर मैंने 12 मुज़ाकरात की बात की, मगर अब मुज़ाकरात का वक्त गुजर चुका है। 26वीं आईनी तरमीम के बाद इस मुल्क में आइन और कानून और इंसाफ को दफन कर दिया गया है। हमें अदालतों से इंसाफ की जो उम्मीद थी वो मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुकी है। इसलिए अब पाकिस्तानी कौम को मुल्क गिर एहतजाजी तहरीक के अलावा कोई और तरीका लाकानूनियत की इस दलदल से बाहर नहीं निकाल सकता। जो बात मैं आपको कुछ चंद दिनों से कह रहा हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर उसी स्ट्रेटजी पे गई जो मुझे इतलात हैं कि ये पूरा मुल्क बंद कर देंगे, लोग राशन इकट्ठा करेंगे, बाहर निकलेंगे, अपने अपने इलाकों में पुरअमन तरीके से बैठ जाएंगे और हर चीज़ बंद कर देंगे, ये निज़ाम उनके सामने घुटने टेकने पर मजबूर हो जाएगा। इमरान खान साहब वही बात कर रहे हैं, उससे मिलती जुलती बात कर रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि मुज़ाकरात का वक्त गुजर चुका है। हालांकि इमरान खान साहब की पार्टी के बहुत सारे लोग बेचारे रोज़ाना की बुनियाद पर कोशिश करते हैं मुज़ाकरात कर लें, कोई यहाँ से करता है, कोई वहाँ से करता है। इमरान खान साहब को जाके जेल में बहुत सारे उनके साथी मिले, उन्होंने जाकर कहा जी मेरी ड्यूटी लगाएं मैं बात करता हूँ। कोई और आता है जी मेरी ड्यूटी लगाएं मैं बात करता हूँ। कर नहीं पाया कोई, और मुज़ाकरात कामयाब हो भी नहीं रहे, बल्कि मुज़ाकरात होंगे तो कामयाब होंगे। हुकूमत के साथ जब बात करते हैं तो हुकूमत के इख्तियार में ही कुछ नहीं है, वो तो जेल के अंदर एक मुलाकात भी नहीं करवा सकते, बेचारे इतने मजबूर हैं। तो इमरान खान साहब ने कहा कि एहतजाजी तहरीक के अलावा कोई और तरीका लाकानूनियत की इस दलदल से बाहर नहीं निकाल सकता पाकिस्तानी कौम को। मुल्क गिर तहरीक का मुकम्मल लायामल इसी हफ्ते पेश किया जाएगा। 5 अगस्त को मेरी नाहक कैद को पूरे 2 साल मुकम्मल हो जाएंगे। इसी रोज़ हमारी मुल्क गिर एहतजाजी तहरीक का नुक्ता उरूज होगा। अब किसी से किसी भी किस्म के मुज़ाकरात नहीं होंगे, सिर्फ और सिर्फ सड़कों पर एहतजाज होगा ताकि कौम ज़बरदस्ती के मुसल्लत करदा कठपुतली हुक्मरानों से निजात हासिल करे। 2 टोक पैगाम दे रहा हूँ कि तहरीक इंसाफ का जो ओहदेदार इस तहरीक का वज़न नहीं उठा सकता वो अभी से अलग हो जाए। जिन लोगों ने उनके आगे घुटने टेके हुए हैं वो याद रखें, कुछ अरसे बाद यही लोग इन्हें क्रश कर देंगे और अवाम भी इन्हें कभी माफ़ नहीं करेगी। नेल्सन मंडेला और गांधी तक को दीगर कैदियों से मिलने, किताबें पढ़ने और किताबें लिखने की इजाज़त थी। मैं एक ऐसी कैद काट रहा हूँ जहाँ रोज़ाना 22 घंटे मुझे 6x8 के सेल में बंद रखा जाता है। पुलिस एहलकार तक मुझसे बात नहीं कर सकते। 6 माह से किताबें बंद हैं। मेरे बच्चों से मेरी बात नहीं करवाई जाती। मेरे वकला और साथी मुझसे नहीं मिल पाते। मेरे अहले खाना को 1 हफ्ते बाद चंद मिनट के लिए मिलने दिया जाता है और अक्सर उन्हें भी रोक दिया जाता है। 10 माह से मेरे ज़ाती डॉक्टर से मेरा मुआयना नहीं करवाया गया। पिछले 1 हफ्ते से तो मेरा अखबार और टीवी भी बंद है। जो किताबें मुझे ख़ानदान की तरफ से भिजवाई जाती हैं वो तक मुझे मुहैया नहीं की जाती और सुपरिटेंडेंट के कमरे में पड़ी रहती हैं। मेरी एहलिया को भी बदतरीन हालात में कैद तन्हाई में रखा हुआ है। इस सब के पीछे एस्टेब्लिशमेंट और इसके बगल बच्चों का हाथ है। ये सब कुछ मुझे तोड़ने के लिए किया जाता है, लेकिन मैं आखिरी सांस तक जुल्म के खिलाफ खड़ा रहूंगा। हमने कबायली इलाकों को कई दहाइयों बाद इनके आईनी और कानूनी हकूक दिलाए
और इलाके की तामीर नो और तरक्की के लिए भरपूर वसाइल मुहैया किए। मौजूदा रजीम ने पहले तो 3 साल तक इन इलाकों के जायज़ फंड रोके और अब उनके आइनी हुकूक वापस लेने की कोशिश की जा रही है, जो कि इंतहाई काबिल मजम्मत है। ये वही बात है जो मैं आपको बता रहा था कि कबायली इलाकों से जो है उनका हक वापस छीना जा रहा है। उन्हें खैबर पख्तूनख्वा में शामिल किया गया, उनका बजट उन्हें नहीं दिया गया, आज उनसे उनका हक वापस छीना जा रहा है। हमारे पार्लियामेंटेरियंस और नुमाइंदों ने इन इक़दामात का बाइकआउट करके अच्छा फैसला किया। हमारे पंजाब के MPs को जाली हुकूमत के बजट के दौरान एहतजाज करने पर मुअत्तल करने के पीछे यही वजह है कि मरियम नवाज के खिलाफ एहतजाज इनको बहुत नागवार गुजरा है। हालांकि हमेशा बजट के दौरान एहतजाज होता आया है। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान का अडयाला जेल से पैगाम। अब नाज़रीन, ये तो इमरान खान साहब का पैगाम है। उनके बेटों ने जब ये फैसला किया कि वो अब एक तहरीक चलाएंगे, पहले वो अमेरिका जाएंगे, इंसानी हकूक़ की तंजीमों से मिलेंगे, आलमी इदारों से मिलेंगे, साबिक वज़ीर आज़म और अपने वालिद के बारे में जो कुछ हो रहा है वो बताएंगे, दुनिया को झंझोड़ने की और जगाने की कोशिश करेंगे। शायद क्योंकि वो खून का रिश्ता है तो उनकी बात ज़्यादा ज़ोरदार अंदाज में वो पेश कर सकेंगे और बता पाएंगे। इन दोनों बच्चों का सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं है, ना वो सियासत को जानते। वो बरतानिया की सियासत में नहीं है तो पाकिस्तान की सियासत में क्या आएंगे, जहाँ के वो शहरी हैं। इनके पास पाकिस्तान का पासपोर्ट भी नहीं है जो मेरी इतला है, और शायद अब पाकिस्तान का वीज़ा भी नहीं है, क्योंकि जब आपने किसी मुल्क में ट्रैवल करना होता है तो आपके पास एक वैलिड वीज़ा होना चाहिए। पाकिस्तान की हुकूमत कोई ज़्यादा लंबा वीज़ा देती नहीं है, लेकिन वीज़े जारी पाकिस्तान की हुकूमत कर देती है बाहर से आने वालों को। ब्रिटिश पासपोर्ट आपके पास है तो आपको फौरी तौर पे पाकिस्तान में वीज़ा मिल जाता है। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इमरान खान के बेटों ने जब फैसला किया कि ये लोग पाकिस्तान आएंगे, अमेरिका जाएंगे, फिर यहाँ पे आके तहरीक के अंदर शामिल हो जाएंगे, तो 2 तरह का इसके ऊपर रद्द-ए-अमल आया। एक रद्द-ए-अमल आया जो इमरान खान साहब के हामी हैं उनकी तरफ से। उन्होंने कहा जी कि जो लोग शिकवा करते थे कि, और वैसे भी ये बात ठीक है कि जो लोग शिकवा करते थे कि इमरान खान अपने बेटे क्यों नहीं लेके आता, अपने बच्चे क्यों नहीं लेके आता, लो जी आ गए उसके बच्चे भी एहतजाज करने के लिए, तो चले ये शिकवा दूर हो गया। दूसरा, तहरीक इंसाफ के लोग समझते हैं कि इन लड़कों के आने से तहरीक इंसाफ, एक आज़ादी, इमरान खान की आज़ादी के लिए तहरीक है, उसको कुछ तक़वियत मिलेगी। हालांकि मेरा इसमें यह सोचना है कि जब पाकिस्तानियों ने कुछ नहीं किया तो वो 2 लड़के पाकिस्तान आने के बाद कितनी तहरीक उठा लेंगे। एक्चुअली जो करना है वो पाकिस्तानियों को करना है। देखिए, इमरान खान ने अपने इसी बयान में एक बात कही है, मैं वो बयान आपके सामने वहीं से वही बात आपके सामने रखूंगा, और जो बात इमरान खान साहब ने कही है उसी में सारी बात का जवाब है। 2 साल से मैं सिर्फ पाकिस्तानी कौम की खातिर जेल में कैद हूं ताकि आपको कोई गुलाम ना बना सके। देखिए, इमरान खान कह रहा है मैं अपनी कौम की वजह से जेल में कैद हूं, अपने बच्चों के लिए कैद नहीं है जेल में। बच्चे तो उसके बरतानिया में रहते हैं, वो तो बेहतरीन ज़िंदगी गुजार रहे हैं। उनकी जो फैमिली है, जो उनकी वालदा है, उनके पास पैसे भी हैं। ये बच्चे भी बरतानिया में खुशहाल हैं। पाकिस्तान के अंदर तो कुछ तकालीफ हैं तो वहाँ पे तो तकालीफ भी नहीं है बरतानिया में। तो इमरान खान अपने बच्चों के लिए तो नहीं लड़ रहा, पाकिस्तान के बच्चों के लिए लड़ रहा है, पाकिस्तान की नस्लों के लिए लड़ रहा है और मुश्किल तरीन जेल काट रहा है। तो इमरान खान की लड़ाई अगर पाकिस्तानियों के लिए है तो पाकिस्तानियों का ज़्यादा हक बनता है कि वो निकल के एहतजाज करें और लड़ाई करें। लेकिन क्योंकि वो इमरान खान के बेटे हैं तो वो बेटे होने के नाते उनका भी हक बनता है, तो वो अब अपना एक फ़र्ज़ वो समझ रहे हैं कि जनाब हम बेटे हैं तो हमें खड़े होना चाहिए। लेकिन पाकिस्तानियों का खड़ा होना ज़्यादा ज़रूरी है। इससे जो लोग उम्मीद बांध रहे हैं उन्हें चाहिए वो खुद खड़े होते। नंबर 2, जो लोग मुखालिफिन हैं इमरान खान साहब के, वो ये कहते हैं ये मौरूसियत है। वैसे ये भी एक हद दर्जे का बोग्स है जो लोग ये कह रहे हैं कि मौरूसियत है। ना कोई ओहदा, ना कोई पोजीशन, ना उन्होंने कभी कोई इलेक्शन लड़ना है, ना उन्होंने कभी कोई काउंसलर बनना है, ना उन्हें इस मुल्क की ज़बान आती है, ना उनको कोई सियासत के अंदर दिलचस्पी है। तो मौरूसियत कहाँ से आ गई भाई? मौरूसियत का मतलब तो यह है कि अपने वालिद की पोजीशन का नाजायज़ फ़ायदा उठाना। जब इनका बाप पाकिस्तान में वज़ीर आज़म था तो ये फ़ायदा उठाने नहीं आए। मौरूसियत का दावा करने वाले या मौरूसियत का ताना देने वाले उस वक्त कहाँ होते हैं जब शहबाज शरीफ किसी भी मुल्क के दौरे पे जाता है तो उसका एक बेटा जो है वो साथ चला जाता है प्रोटोकॉल लेके, वो वहाँ पे मेहमान खुसूसी बन जाता है हर जगह पे और स्टेट प्रोटोकॉल के अंदर फिरता है। जब नवाज शरीफ वज़ीर आज़म होता है तो उसके बच्चे बैठ के इंटरव्यूज़ करते हैं सरकारी अफसरान के कि हमारे लिए काम करोगे या हुकूमत के लिए काम करोगे, सरकार के लिए काम करोगे, रियासत के लिए काम करोगे। अपनी वफादारियों की बुनियाद के ऊपर बंदे भर्ती किए जाते हैं। उस वक्त मरूसियत का किसी को कोई याद नहीं होता। नवाज शरीफ ने अपनी बेटी को वज़ीर आला बनाया, अपने भाई को वज़ीर आज़म बनाया, मरूसियत नहीं आई यहाँ पे।
जरदारी ने अपने बेटे और बेटी दोनों को बनाया, वहां मारूसियत नहीं आई। इमरान खान जेल में कैद है, जब वो वजीर आजम था उसने अपने बेटों को एक टके का फायदा नहीं दिया, और आज जब वो जेल में कैद है उसके बेटे उसकी रिहाई के लिए कोशिश करें तो ये मारूसियत हो गई। फिटे मुंह, मैं क्या कहूं अब यार, अजीब गरीब ही सोच है। बुग़्ज़ पता नहीं लोगों को कहां लेकर चला जाता है। अब यहां पे वो ताने दे रहे हैं मारूसियत के। अच्छा, दूसरी एक और चीज है, वो बरतानवी शहरी है, कुछ लोग ये कह रहे हैं वो बरतानवी शहरी, तो नवाज शरीफ के बच्चे भी बरतानिया के शहरी है ना। इनका तो स्टेटमेंट है कि मेरे भाई बरतानवी शहरी हैं, वो इस मुल्क के शहरी नहीं है, इनके ऊपर यहां कानून ही नहीं लगता। राणा सनाउल्लाह साहब ने एक बयान दिया, उन्होंने कहा जनाब अगर ये इधर आएंगे ना तो फिर इन्हें बरतानवी एम्बेसी बाजियाब करवाएगी, इनके लिए हालात मुश्किल हो जाएंगे। देखिए, बाजियाब उन्हें करवाया जाता है जो अगवा हो जाते हैं। तो क्या राणा सनाउल्लाह साहब ये धमकी लगा रहे हैं कि अगर ये आएंगे तो इन्हें अगवा कर लिया जाएगा और फिर बरतानवी एम्बेसी ही इन्हें छुड़ा सकेगी, फिर इनको छोड़ा नहीं जाएगा या इन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा? क्या वो ये कहना चाहते हैं बगैर किसी जुर्म के इन्हें गिरफ्तार किया जाएगा? या एहतजाज करना पाकिस्तान में जो आईनी हक है पाकिस्तानियों का, या दो नौजवान अपने वालिद के लिए जो साबिक वज़ीर आज़म भी है एहतजाज करना चाहते हैं, तो क्या उन्हें ये आईनी और कानूनी हक नहीं है? उनके पास नाइकॉप तो है, जो मेरी इंफॉर्मेशन है, मैंने एक दो बंदों से पूछा, उन्होंने कहा जी उनके पास नाइकॉप है। ऐसा नहीं है कि उनके पास नाइकॉप भी नहीं है, पाकिस्तान की आइडेंटिटी उनके पास एक है, लेकिन पासपोर्ट उनके पास ब्रिटिश है और उस पर उनको वीज़ा चाहिए होता है पाकिस्तान आने के लिए। क्या हुकूमत पाकिस्तान वीज़ा जारी करेगी? देखिए, इन्होंने पहले अमेरिका जाना है, दुनिया से प्रेशर आएगा। अगर तो हुकूमत पाकिस्तान ने वीज़ा जारी किया तो फिर आप समझ लें कि सूरत हाल कुछ और है। अगर इनको एयरपोर्ट पे आने दिया तो आप समझ लें सूरत हाल कुछ और है। और अगर इन्हें वीज़ा ही जारी नहीं किया हुकूमत ने तो फिर तो ये पाकिस्तान आ ही नहीं सकेंगे। अगर हुकूमत वीज़ा ही जारी नहीं करती तो फिर ये पाकिस्तान की सरजमीन पे उतर नहीं सकेंगे, बल्कि पाकिस्तान आ भी नहीं सकेंगे। या अगर वीज़ा है और हुकूमत वीज़ा कैंसिल कर देती है तो इन दैट केस भी ये पाकिस्तान नहीं आ सकेंगे। लेकिन बाप से बेटों को ना मिलने देना ये भी एक ज़्यादती है। अगर वो अपने वालिद से मिलना चाहते हैं लड़के दोनों, तो उन बेटों का हक है कि वो अपने बाप से मिलें। उसके लिए तो वो पाकिस्तान आ सकते हैं, वहाँ पे मेरे ख्याल में किसी किस्म की रुकावट नहीं डालनी चाहिए। अब नादरीन, जो खबर बहुत गर्दिश करी है पाकिस्तान में कि चैनल्स के ऊपर पाबंदी लगा दी गई है, तो उसमें ये बड़ी सोची समझी साजिश के तहत किया गया। लेकिन 3-4 नाम ऐसे हैं जिनके चैनल्स का जिक्र नहीं है। बहुत सारे लोग हैरान हो रहे थे, तो मैं बता देता हूँ, शहबाज गिल का चैनल, उसका जिक्र नहीं है। वो इसलिए, हालांकि वो तनकीद करते हैं हुकूमत पे, वो इसलिए कि शहबाज गिल का चैनल पाकिस्तान से बना ही नहीं, ये रजिस्टर्ड पाकिस्तान से नहीं हुआ। एक वकार मलिक साहब है, शहजाद अकबर साहब है, इनके चैनल पाकिस्तान से मेरे ख्याल में रजिस्टर्ड नहीं हुए। किसी बड़े समझदार आदमी ने, अंदर के बंदे ने शायद इनको बताया कि ये वाले चैनल आप छोड़ दें, ये बाकी चैनलों को आप 27 चैनल्स को आप रगड़ा लगाएं। तो अब उन्होंने ये कोशिश की है कि ये 27 चैनल्स बंद हो जाएं। ये हो क्या रहा है? ये तमाम इख्तलाफी आवाज़ों को और जो तनकीदी आवाज़ें हैं उनको दबाने की कोशिश की जा रही है। ये जो 27 यूट्यूब चैनल्स हैं ना, इनके लोगों को आप देखें तो इनके एक दूसरे से ओपिनियन नहीं मिलती। ये डिफरेंट ओपिनियन के लोग हैं, लेकिन एक दो चीज़ों पे इनका कंसेंसस है। एक, ये हुकूमत जाली है। दो, ये हुकूमत जो कुछ भी कर रही है वो ज्यादती कर रही है। अदलिया को कंट्रोल कर लिया गया है, इदारों को कंट्रोल कर लिया गया है, इमरान खान के साथ ज्यादती हो रही है। इन बातों पे सबका कंसेंसस है। और ये सारे लोग जो हैं ये चोरी पकड़ते हैं इस हुकूमत की। जो कोर्ट में वो जजेज और अदलिया को वहां से पकड़ते हैं, जो लोग पॉलिटिक्स को जानते हैं वो इनके पॉलिटिकल डिसऑनेस्टी जो है उसको पकड़ते हैं, जो लोग इकोनॉमी को जानते हैं वो वहां से पकड़ते हैं। तो ये इन सारे लोगों को उन्होंने शॉर्टलिस्ट किया कि इन लोगों को फारिग कर दिया जाए या इन लोगों से जान छुड़ाई जाए। प्रोपेगेंडा क्या किया जा रहा है, ये बहुत अजीब बात है। इसको जरा थोड़ा सीधा कर लेते हैं मामले को। प्रोपेगेंडा ये किया जा रहा है कि ये 27 लोग वो हैं जिन्होंने पाकिस्तान और इंडिया की लड़ाई के बीच में, ये प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि इंडिया और पाकिस्तान की लड़ाई के बीच में कहीं ये खड़े हो गए थे उस तरफ, जनाब इंडिया के साथ खड़े हो, पाकिस्तान के साथ बड़ी ज्यादती की है इन्होंने। एक तो ये कोई एलिगेशन नहीं है। दूसरा, एक बात ध्यान में रखें कि इन 27 में से इक्का दुक्का स्टेटमेंट छोड़ के या एक दो लोगों को छोड़ के 90% लोगों ने पूरे जोर से पाकिस्तान को सपोर्ट किया था इंडिया पाकिस्तान कन्फ्लिक्ट में, और इसके ऊपर पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने शुक्रिया अदा किया था और बहुत सारे लोगों को पैगामात भी भिजवाए थे कि आपका बड़ा शुक्रिया कि आप हमेशा की तरह पाकिस्तान के साथ खड़े हुए हैं। तो ये प्रोपेगेंडा जो किया जा रहा है इसको आपने ध्यान में रखना है कि ये इंडिया पाकिस्तान वाले कन्फ्लिक्ट की वजह से नहीं है। ये पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ, आज़ादी इज़हार राय, पाकिस्तान में मैंडेट की हुक्मरानी, यानी मैंडेट का जो है एहतराम किया जाए, और कानून की हुक्मरानी और इंसानी हकूक़ की पामालियों के खिलाफ जो लोग आवाज़ें उठा रहे हैं उनको दबाया जा रहा है।
इसका इंडिया पाकिस्तान कन्फ्लिक्ट के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। पाकिस्तान में ये बयानियां बनाने की ये लोग कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान की जब भारत के साथ लड़ाई हुई, इसमें दो चार तो ऐसे हमारे बेचारे यूट्यूब के साथी हैं जो दिन रात जमीन आसमान के कलाबे मिला रहे थे इंडिया को नीचे दिखाने और पाकिस्तान की फौज को ऊपर उठाने के लिए। ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने ऐसी खबरें चला दी थी जो आज तक साबित ही नहीं हुई, कि पाकिस्तान को फतूहात इस लेवल की दिला दी थी जो आज तक साबित ही नहीं हुई। तो उनके भी विचारों के चैनल है बीच में, तो उनके कहां से आ गए अगर ये इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई का मामला था? कोई इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई का मामला नहीं है। मामला सारा का सारा ये है कि ये हुकूमत गैर कानूनी है, गैर आईनी है और ये लिजिटिमेट गवर्नमेंट नहीं है। इस हुकूमत पे जो भी तनकीद करेगा उसको ये निशाना बनाएंगे, क्योंकि इन्होंने इस हुकूमत को मुद्दत पूरी करवानी है और इस हुकूमत के जरिए से इन्होंने अपने ख्वाब जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट देखती है, ज्यादातर उसमें अपनी नौकरियां ही होती हैं, तो वो ख्वाब उन्होंने पूरे करने इस हुकूमत के जरिए से, और इसलिए ये सारा कुछ हो रहा है। नाज़रीन, एक और हैरत की बात आपको बताता हूं। जिस वक्त डीजी ISPR BBC को इंटरव्यू दे रहे थे ना, ये उन्होंने मई में इंटरव्यू दिया, जून में चला था। जिस वक्त डीजी ISPR BBC को इंटरव्यू दे रहे थे और वो बता रहे थे कि भारतीय हुकूमत के पोल खोल रहे थे, यानी डीजी ISPR क्या कह रहे थे ये सुने, भारत के अंदर से सवाल हो रहे हैं तो मीडिया और सोशल मीडिया बंद कर देते हैं, सहाफ़ियों को जेलों में डाला जा रहा है। जब ये बातें कर रहे थे ना डीजी ISPR, उस वक्त पाकिस्तान की गवर्नमेंट और पूरा निज़ाम जो है वो पाकिस्तान में जो आज़ाद सहाफ़ी हैं, बात करने वाले, उन पर पाबंदियाँ लगाने का बंदोबस्त कर रहे थे। ये 24 जून की बात है। अब आप अंदाज़ा करें कि एक तरफ स्टेटमेंट दिया जा रहा है कि इंडिया बहुत गंदा है, वो मीडिया को बहुत मारता है, और इधर अपने मीडिया को कुचल दिया था उसी वक्त। इसको मैं क्या कहूँ? अब मैं इसीलिए बार बार कहता हूं कि डीजी ISPR ये क्लेम कभी ना करें कि पाकिस्तान में मीडिया आज़ाद है। आप लोगों ने मीडिया को कुचल के रख दिया, मीडिया का बेड़ा गर्क करके रख दिया। मीडिया आज़ाद बिल्कुल नहीं है पाकिस्तान में। देखें ना, इंडिया में तनकीदी आवाज़ों को वो बंद नहीं करते। यानी उनका दरू राठी, उसने बहुत तनकीद की नरेंद्र मोदी पे, उसका चैनल इंडिया में चलता है। अभिसार शर्मा बहुत तनकीद की उसने नरेंद्र मोदी पे, उसका चैनल भी चलता है। मैं आपको 1 दर्जन सहाफ़ी इंडिया के गिना सकता हूं जो नरेंद्र मोदी और बीजेपी की पॉलिसीज की सख्त मुखालफत करते हैं, उन सारों के चैनल चल रहे हैं इंडिया में। लेकिन जब इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई हुई तो उन्होंने पाकिस्तानी चैनल सारे बंद करवा दिए, और इक्का दुक्का वाकयात उन्होंने इंडिया में कुछ सहाफ़ियों के साथ किए जिनको बुनियाद बनाकर पाकिस्तान ने यह सारा किया। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि इंडिया में मीडिया की हालत बहुत अच्छी है, वो तो गूदी मीडिया है, वहां पर उन्होंने भी कंट्रोल किया हुआ है। लेकिन जो मुखालिफ मीडिया है वो उसको बर्दाश्त करते हैं, और पाकिस्तान में ये नहीं हो रहा। जो डीजी ISPR ने इंडिया को कहा वही पाकिस्तान में उसी वक्त पाकिस्तान के सहाफ़ियों के साथ ये लोग कर रहे थे, और ये साबित हो गया। देखें अब आप नाज़रीन, एक और जो ग्रॉक है उसने परेशान कर दिया मुस्लिम लीग नून को खास तौर पे, क्योंकि ये ज़्यादा उसके साथ अंगेज हो गए। नून लीग के लोग और कुछ सहाफ़ी अब ये क्लेम करना शुरू हो गए हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसको ग्रॉक को कंट्रोल करती है, और ये ग्रॉक को जो है इन्होंने किसी तरह से मैनिपुलेट कर लिया है, इसके डाटा के अंदर घुस गए और कुछ ऐसा कर रहे हैं। मामला ये, इनको जो भी सच बोलेगा ना, या आईना दिखाएगा या हकायक इनके सामने रखेगा, ये कहेंगे जी ये मुखालिफ पॉलिटिकल पार्टी का, हमारा दुश्मन है, ये साजिश कर रहा है। ग्रॉक के ऊपर जो एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक टूल है, उसके ऊपर भी इल्जाम लगा दिया पकड़ के कि जनाब ये भी उस साइड का ही है। भाई वो हकायक बयान कर रहा है, उसके बाद सारा डाटा, वो डाटा निकाल के आपके सामने रखता है, आपको उससे चिढ़ चढ़ जाती है। तो यही इन्होंने सहाफ़ियों के साथ किया, मुखालिफ आवाज़ों के साथ भी किया। कल तक यहाँ पे इसके बीच में बहुत सारे सहाफ़ी ऐसे भी हैं, उनमें मैं भी शामिल हूँ, जो PMLN के बड़े हामी हुआ करते थे एक दौर में कि अच्छी पॉलिटिकल पार्टी है, ये पाकिस्तान को आगे लेकर जा सकती है। लेकिन जब उन्हें मायूसी हुई, मुझे ज़रा जल्दी मायूसी हो गई, कुछ मेरे साथियों को बाद में मायूसी हुई, लेकिन जो जो मायूस हुआ सारे इस लिस्ट के अंदर शामिल हैं। वो ये कहते हैं बंदा साड़ी लाइन पर चलना चाहिए, बस जो हमें अच्छा समझता है वही अच्छा है, जो हम पे तनकीद करता है वो अच्छा नहीं है, बल्कि उसको तो ये इंसान भी नहीं समझते। नाज़रीन, शुमाली वज़ीरिस्तान में कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया आज के दिन के लिए। अब जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो आज के दिन में शुमाली वज़ीरिस्तान में कर्फ्यू नाफिज रहेगा, और उसकी वजह ये बताई जा रही है कि वहाँ पर नकलो हरकत है सिक्योरिटी फोर्सेस की, और कर्फ्यू होगा तो बड़े पैमाने पर सिक्योरिटी फोर्सेस की नकलो हरकत तो हो रही है, और वहाँ लोग जो है बार बार एहतजाज करते हैं, इस बात का शुबे का इजहार करते हैं कि हमारे इलाके में दोबारा से एक ऑपरेशन मुसल्लत किया जा रहा है, ख़ास तौर पे उन एरियाज़ में जहां मादनियात से मुताल्लिक मामलात हैं, और वो यही कहते हैं कि हमारी मादनियात, हमारे वसाइल पे कब्ज़े की लड़ाई है और कुछ नहीं है। ये लड़ाई के अंदर और कुछ नहीं निकलेगा, हमारे वसाइल हमारे हाथ से चले जाएंगे, हमारी और नस्लें उजड़ जाएंगी, जो हमारे साथ माजी में होता रहा वही हमारे साथ दोबारा हो जाएगा।
और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत की तरजीहात देखें, जिस अमीर मुकाम का होटल गिराना था, यानी वो तजावजात में आ रहा था ना, सब ने रोला डाला, उसकी एक दीवार भी गिराई, फिर अमीर मुकाम की खबर चलवाई गई कि जनाब अमीर मुकाम का अपने लोग आ गए, उन्होंने आके ज़बरदस्ती रुकवा दिया इंतज़ामिया को। तो उस वक्त तक तो ये होटल गैर कानूनी था। उस वक्त तक जब दीवार गिराई जा रही थी, होटल को गिराने के लिए मशीनरी पहुंची हुई थी, तब तक तो ये तजावजात में आता था कि जनाब क्योंकि दरिया यहाँ पे बह रहा है, दरिया के बीच में ये होटल बना हुआ है, इसको हटाओ यहाँ से, ये दरिया का रास्ता है। बाकी होटल गिरा दिए, ये वाला नहीं गिराया। अब जिसका होटल गिराना था उसके सामने अली अमीन गंडापुर साहब खुशगपियां कर रहे थे। ये तस्वीर आप देख लें, ये क्या चल रहा है। तो अब डीसी जो है स्वात का, वो ये कहता है कि ये तजावजात में आता ही नहीं है ये होटल। जो गरीब लोग हैं ना, कीड़े मकोड़े हैं, जो कमज़ोर लोग हैं बेचारे मेरे पश्तून भाई, उनके होटल तजावजात में आ गए, उनके उड़ा दिए, तोड़ दिए, बर्बाद कर दिए। लेकिन ये जो ताकतवर आदमी है, इसका होटल तजावजात में नहीं आता। ये डीसी ने कह दिया तो कह दिया, अब सरकार का हुक्म है, चलेगा। एक और बड़ी अजीबोगरीब खबर मैं आपको सुनाता हूँ। ये प्रोटोकॉल के हवाले से जो एक चलान हुआ है पंजाब में, बड़ा रोला डाला हुआ है। एक तो लोगों ने कहा है जी डॉल्फिन पुलिस तो चालान ही नहीं करती, ये आपने क्या कहानी कहाँ से घड़ के हमें सुना दी, लोग ये भी बता रहे हैं। दूसरा, एक ना बच्चर साहब ने बड़ी ज़बरदस्त बात की, और ये मलिक अहमद खान बच्चर साहब जो अपोजिशन लीडर हैं, उन्होंने कहा जी प्रोटोकॉल गाड़ी का कौन चलान करता है, यानी इनकी तो प्रोटोकॉल वाली गाड़ियाँ, ये तो प्रोटोकॉल में जाते हैं, तो प्रोटोकॉल वाली गाड़ियों का चालान कौन करता है। कोई 16वीं सदी में हम थोड़ी जी रहे हैं कि आप हमें ऐसे बेवकूफ़ बनाएंगे। तो जो भी ये करते हैं ना, बेचारों के आगे आ जाता है। एक तो सस्ती ड्रामेबाजी और सस्ती मशहूरी के चक्कर में ये कोई ना कोई भंड मारते रहते हैं और वो इनके सामने आ जाता है। नाज़रीन, डोनाल्ड ट्रंप को पाकिस्तान के बाद नेतन्याहू ने, यानी इसराइल ने भी अमन के नोबेल इनाम के लिए नामजद कर दिया है। ये एक बड़ी हैरानकुन चीज़ है कि डोनाल्ड ट्रंप को पूरी दुनिया में सिर्फ 2 लोगों ने अमन के नोबेल प्राइज़ के लिए नामजद किया। एक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब ने जब डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की, उसके फ़ौरन बाद पाकिस्तान ने नामजद किया, और दूसरा नेतन्याहू ने नामजद किया डोनाल्ड ट्रंप को अमन के नोबेल इनाम के लिए। वैसे जिसको इसराइल नामजद करेगा, नेतन्याहू नामजद करेगा, उसको अमन का नोबेल इनाम तो रिवर्स ही हो जाना चाहिए। उसको तो मेरे ख्याल में उसकी नस्लों को भी शायद मिलना मुश्किल हो जाए, क्योंकि नेतन्याहू अगर अमन की बात करे या अमन के नोबेल इनाम की बात करे, ये तो उल्टी गंगा बह रही है। फिर इसका मतलब है, वो कैसे कह सकते हैं नेतन्याहू के बारे में पूरी दुनिया के अंदर जो कहानियां हैं, पूरी दुनिया के अंदर जो उनकी स्टोरीज हैं, जो गाजा के ऊपर उनके अटैक की पूरी कहानियां हैं और जो कुछ उन्होंने किया है, उसके बाद क्या नेतन्याहू किसी को अमन के नोबेल इनाम के लिए नामजद कर सकता है? इसके ऊपर बाद में और भी बात करेंगे। मेरा टाइम ज़्यादा हो गया, अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी, और VPN का बंदोबस्त करना शुरू करें आप सारे। अब VPN इंस्टॉल करें, बहुत सारे मुफ्त मिलते हैं, मैंने पहले भी आपको बताया था, फिर बताऊंगा कौन कौन से। अब तक के लिए इतनी, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।